10th का क्या हुआ था, पेपर मुश्किल आ गया था? नहीं, 9th के बाद सिलेबस चेंज हुआ ना, उसमें 11th के चैप्टर डाले हैं, हाँ। सेंट्रल ग्रेविटी, ग्लोबल हम्म, डाइवर्सिटी, ये तो है, 18 क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया ना। कोरोना जब हुआ था ना, तब सिलेबस थोड़ा कम हो गया था, तब डिफ़िकल्टी लेवल घटा दिया था बच्चों का। लेकिन अब डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाया जा रहा है। जैसे 10th का पेपर भी जो आया ना इस साल, उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा था। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे उन्होंने इजी लेवल की तैयारी करी थी। क्वेश्चन कैसे आ गए? हॉट्स लेवल के। समझ में आ रहा है? तो हॉट्स लेवल के जो क्वेश्चन है ना, उनकी भी तैयारी करेंगे हम क्लास में। इसलिए मैं कह रहा हूँ 100% की तैयारी नहीं करेंगे हम करेंगे 200% की तैयारी। हमें सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करनी, हमें सिर्फ तुम्हारे स्कूल के असाइनमेंट नहीं करने, हमें करने हैं एग्जाम्पलर भी, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। बहुत इजी तो नहीं है, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें। अथीरे से पूछना, उसको मैंने पूरी एग्जाम्पलर ख़त्म करा दी थी पूरी की पूरी। क्योंकि एग्जाम्पलर बुक जो है ना, वो जो लेवल है वो टच कर लिया ना जिस बच्चे ने, उसके 9th में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो इसीलिए हमारा टारगेट है 200 आउट ऑफ 100। फर्स्ट टाइम ध्यान से जो भी मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ ना, असाइनमेंट में मंगवाता हूँ यार मैम से। असाइनमेंट, एक मिनट है। तो तुम हो सचदेवा से, तुम रायन से हो, जैन भारती, एन के बगरौदिया। ओके, वेरी गुड। तो देखो अभी असाइनमेंट आ रहे हैं। असाइनमेंट में मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी डाले हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी डाल रखे हैं उसमें, आरडी शर्मा के भी कुछ क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर के भी हैं, जो तुम्हारे हर साल 9th क्लास के जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे मिलते हैं ना पेपर, सैम्पल पेपर, उनके क्वेश्चन भी डाल रखे हैं मैंने, ठीक है। तो तुम्हें कोई और अदर सोर्स मटेरियल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग कंफ्यूज रहते हो ना, सर मैं कौन सा मटेरियल फॉलो करूं, सर एनसीईआरटी हो गई अब मैं क्या करूं, सर आरडी शर्मा भी कर रहा हूं मैं, तो वो इतनी मोटी बुक कौन करता है, क्यों करनी इतनी मोटी बुक, है ना। इतनी मोटी बुक करोगे तो और सब्जेक्ट तो हो ही नहीं पाएंगे। तो मैंने क्या करा है, मैंने आरडी शर्मा के जो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं वो डाल दिए। जैसे इजी लेवल के क्वेश्चन कुछ हमने क्लास में कर लिए, कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कर लिए, कुछ हमने हॉट्स लेवल के क्वेश्चन कर लिए। फिर जो असाइनमेंट मिलेगा उसमें भी वही सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो असाइनमेंट एक बार दिखाना मैं। और तुम सब बच्चे 2 बुक बनानी है तुम लोगों को, 2 रजिस्टर क्रिएट करने, ठीक है। 2 रजिस्टर कैसे? एक रजिस्टर होना चाहिए क्लास वर्क का, एक होना चाहिए होमवर्क का। एक विशांक को दे दो, मिलो, ठीक है। तुम लोगों को 2 रजिस्टर लगाने हैं मैथ्स के, ठीक है विशांक। 2 रजिस्टर लगाने हैं। ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करोगे पूरे साल तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेगा उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ये हमेशा होता है, हर साल होता है। जो असाइनमेंट मिले हैं उनके ये असाइनमेंट मैंने टॉपिक वाइज लिखे हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज दे रखा है, एक टॉपिक के लगातार सारे क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सब। इन क्वेश्चन को कर लेना, फिर एक टॉपिक जब हो जाए पूरा अच्छे से फिर दूसरे टॉपिक पे बढ़ना। इस तरीके से अरेंज किए हैं कि तुम लोगों को ईजी रहेगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 200 क्वेश्चन, 191 तो कम, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन कर लिए ना आप लोगों ने तो आपको कहीं और से करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और हाँ एक और चीज़, जो आपके स्कूल से असाइनमेंट मिलेंगे ना वो भी मुझे भेज देना। जैसे होता क्या है, 9th क्लास में टीचर अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन बनाते हैं, पेपर बनाते हैं। तो तुम्हारे स्कूल में जो भी असाइनमेंट मिलेगा वो मुझे शेयर कर देना। उससे क्या होगा, मुझे आइडिया हो जाएगा तुम्हारे टीचर किस टाइप के क्वेश्चन देने वाले। सचदेवा का मुझे आइडिया है, रायन का तो मुझे थोड़ा आइडिया कम है, रायन का तुम भेज देना मुझे एक बार, ठीक है। और जैन भारती का भी आइडिया है। कोई टीचर्स वगैरह नहीं बनाते, सारे जो हमारा अच्छा, टाइम का बोर्ड है ना, हाँ, टोटल 140 ब्रांचेस जो उनके सेम ही पेपर आते हैं मेनली। अच्छा सही में आते हैं। हाँ, बस एक ओके, दो क्वेश्चन होते हैं आगे पीछे बस। तो वो अच्छा टीचर्स को लगता है कि हमने ये वाला पढ़ा है तो एक क्वेश्चन चेंज कर देते हैं बस, वरना सही एक है। ही बोर्ड से बन के आता है। अच्छा अच्छा, हाँ,
फिर तो बढ़िया। फिर तुम ये कर सकते हो, जो भी 10th में बच्चे गए होंगे ना, उनसे पेपर ले लो, उनसे सारे यूटीपीटी सारे निकलवा लो जो भी तुम्हारे नोन में है, या सीनियर्स की क्लास में चले जाओ जिनसे जान पहचान हो, उनसे पूछ लो, ठीक है। तो ऐसा करना। बाकी कौन बताएगा मुझे मैथ्स इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई मैथ्स? लाइफ में मैथ्स ही काम आएगी। लाइफ में मैथ्स कहाँ आई, कहाँ पर, कहाँ कहाँ काम आती है मैथ्स? हर जगह। हर जगह। क्या इस रूम में मैथ्स कहीं दिख रही है तुम्हें, नज़र आ रही है? बताओ कहाँ। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वाह वाह, बहुत एरिया बढ़िया। उनका, वॉल्यूम, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर। पेरीमीटर, सही बात है। ये डेस्क जो है तुम्हारे रेक्टेंगल शेप में ही क्यों है ना? अजीब सी शेप में क्यों नहीं है? ऐसे ऐसे क्यों नहीं है? ऐसे अजीब से क्यों नहीं बने हुए? ये जो पिलर नज़र आ रहा है, ये पिलर ऐसे क्यूबॉइडल फॉर्म में क्यों है? ये जो स्मार्ट बोर्ड है ये ऐसा क्यों दे रखा है? इसका रीज़न क्या है? हर चीज़ का रीज़न क्या है? रीज़न अगर तुम ढूंढने जाओगे ना तो तुम्हें कहीं ना कहीं मैथ्स मिल ही जाएगी। चीज़ें ब्यूटीफुल जो होती है ना, वो किस वजह से होती हैं? सिमेट्री की वजह से। चीज़ों में सिमेट्री ना हुई, अगर मान लो ये चीज़, ये जो लेंथ है, ये थोड़ी ऐसे आ जाए, ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाए, तो अजीब सी नहीं लगेगी, सुंदर नहीं लगेगी ना चीज़ें। तो मैथ्स क्या करती है? चीज़ों को और सुंदर बनाती है और ब्यूटीफुल बनाती है, हमारी दुनिया को, हमारे नेचर को। पत्ते जो है, पत्तों की एक शेप होती है, वो शेप ना अजीब सी शेप हो तो वो भी अच्छे नहीं लगेंगे देखने में। पेड़ सीधे ही क्यों है, ऐसे क्यों उगते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा सुंदर लगते हैं ऐसे। नेचर ब्यूटीफुल इसीलिए है क्योंकि हर जगह मैथ्स इन्वॉल्व है। मैथ्स यूनिवर्स की लैंग्वेज है और मैथ्स हर सब्जेक्ट में मिलेगी तुम्हें। हर सब्जेक्ट में क्यों? फिजिक्स में है मैथ्स। मैथ्स फिजिक्स के बिना हो सकती है? हो सकती है, पर फिजिक्स नहीं हो सकती मैथ्स के बिना। फिजिक्स हो सकती है मैथ्स के बिना? फिजिक्स, मैथ्स के बिना कोई सब्जेक्ट जो क्या बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें या हम साइंस की बात करें, अकाउंट्स की बात कर लो, अकाउंट्स में मैथ्स है, नंबर्स, पैसे का लेन देन, नंबर्स। तो मैथ्स के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। मैथ्स एक लैंग्वेज की तरह है। मैथ्स क्या है बच्चों? एक लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश होती है ना, तो मैथ्स भी एक लैंग्वेज है, बस वो नेचर की लैंग्वेज है। किस किस को डर लगता है नेचर की लैंग्वेज से? किसी कोई बच्चा है ऐसा डर लगता हो जिसको मैथ्स से? किसी को डर नहीं लगता ना? बहुत बढ़िया। क्योंकि मैथ्स एक, जैसे इंग्लिश पढ़ते हो ना, वैसे ही मैथ्स को पढ़ना है। हम मुश्किल खुद बनाते हैं, मैथ्स बहुत ईजी है, हम बना मुश्किल देते हैं उसको। ठीक है, चलो पहले स्टार्ट करते हैं नंबर से ही, जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। बाकी मैं और मैथ्स का यूज़ जो है तो मैं अगली क्लासेस में बताता रहूँगा। जैसे 11th में भी आओगे तो 11th में भी और बहुत सारे यूजेस हैं, वो अभी नहीं बता सकता, अभी समझ में भी नहीं आएंगे तुम्हें। 10th की जो मैथ्स है उसका अलग यूज़ होता है, ठीक है। 9th का कहाँ कहाँ यूज़ होगा वो मैं बताऊँगा क्लास के, जैसे इस सेशन हम पढ़ेंगे मैथ्स को, तो कहाँ कहाँ प्रैक्टिकल यूज़ होगा वो भी हम पता लगाएंगे। सिर्फ हम ये नहीं पढ़ेंगे ट्रायंगल्स को, वो ट्रायंगल 3 साइड की ट्रायंगल है अगर, तो उसको प्रूव कैसे करें वो ट्रायंगल है। प्रूव दैट इट इज़ अ ट्रायंगल, प्रूव दैट इट इज़ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई दिख रहा है ट्रायंगल है, ये तो तुमने सुना होगा ना बहुत बार, फनी मीम्स आते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। हर चीज़ का रीज़न है, उसको हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, समझेंगे, और डेली लाइफ में मैथ्स कहाँ यूज़ होगी वो भी हम समझेंगे पूरे इस साल, ठीक है। सिर्फ रटेंगे नहीं चीज़ों को, समझना है मैथ्स को। तो स्टार्ट करते हैं नंबर से। तुम्हारे घर में पिज़्ज़ा आता है, पिज़्ज़ा आया, तुम 10 भाई बहन हो, मान लो नहीं 4 भाई बहन हो तुम, 4 भाई हो तुम, चारों ना, तुम चारों भाई हो, और एक पिज़्ज़ा आ गया। पिज़्ज़ा का नंबर जो होगा स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 0 से या 1 से? 1 से ना। नेचुरली हम जब भी गिनते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट या दुनिया में कोई भी नंबर हम काउंट करते हैं, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं नॉर्मली? 1 से। डेस्क कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंप्लीट नंबर है, 1 पूरा है, ऐसा तो नहीं 1.5 2.5। तुम लोग तो दोबारा सुन रहे हो, पर कोई नहीं, सुन लो, ठीक है एक बार। तो नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर सबसे पहले आते हैं हमारे। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। नेचुरली कोई भी चीज़ हम गिनते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना। 1 पिज़्ज़ा, 2 पिज़्ज़ा, 3 पिज़्ज़ा, है ना, या 1 डेस्क, 2 डेस्क, 3 डेस्क, ऐसे गिनते हैं। तो नेचुरली नंबरिंग होती है स्टार्ट 1 2 3 4 से लेकर, ऐसे करके चलती रहती है, ठीक है। और होल नंबर, अब जैसे देखो पिज़्ज़ा आया ही नहीं,
डेस्क है ही नहीं, तो कितने डेस्क बोलूँगा मैं? 0 डेस्क। तो 0 की डिस्कवरी जब हुई ना, तब सबको लगा कि नंबर पूरे हो गए, इसलिए होल नंबर, होल मतलब पूरा, पूरा हो गया। पर पूरे हुए क्या नंबर? अभी भी पूरे नहीं हुए, ये सिर्फ एक इल्यूजन था, अभी भी ज़रूरत है कुछ नंबर्स की। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स की बात कहाँ से आ गई? अब इंटीजर्स क्यों आए सामने? मैंने एक पिज़्ज़ा खरीदा और एक उधार लिया, दोनों को शो करने के लिए मैं 1 तो लिख नहीं सकता, ऐसे लिख सकता 1, या मुझे एक, या एक नहीं, 100 रुपये, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा हुआ मुझे, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, और 100 रुपीज़ का नुकसान भी हुआ। तो दोनों को दिखाने के लिए कोई साइन या कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा ना हमें। तो ईजी बनाने के लिए चीज़ों को ईजी बनाने के लिए हमें इंटीजर को भी सामने लाना पड़ा। तो अगर मुझे प्रॉफिट होता तो मैं लिखता हूँ प्लस, प्लस शो करता है प्रॉफिट को, माइनस किसको शो करता है? लॉस को। देखो कितना ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। अगर मैं ऐसे लिखता है इसको, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज़, क्या ये अच्छा लग रहा है देखने में, या ये अच्छा लग रहा है देखने में? तो भाई खाना जो है सिर्फ खाने में स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए, दिखने भी होना चाहिए। दिखने में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए खाना स्वादिष्ट? मास्टर शेफ क्यों चल रहा है? खाना सिर्फ भाई ऐसे मिला के दे दो, खा लो भाई, अच्छा लगेगा वो? भाई सुंदर से सजा के देना पड़ता है ना हमें। जब हम सजा के चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं शेफ़ को, तब वो नंबर देता है ना। तो मैथ्स भी जो कर रहे हैं, जो मैथमेटिशियंस हैं, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, वो भी चाहते हैं जब वो लिखे ना चीज़ों को तो उनका मन करे लिखने का। और मन कब करेगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल्स का यूज़ करेंगे हम। ये क्या है? सिंबल्स, प्लस माइनस, 11th में और ज़्यादा सिंबल्स आ जाएंगे, उनका एक यूज़ है। ऐसे लिखने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी। तुम सॉल्व कर रहे हो, मान लो बार बार तुम वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, जबकि तुम बहुत सारी बातों को सिंबल की हेल्प से कम शब्दों में बता सकते हो। तुम प्लस 100 लिख दोगे तो अपने आप ही समझ में आ गया भाई प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़ का। माइनस 100 लिख दोगे तो अपने आप ही समझ में आ गया लॉस हुआ है। तो इसीलिए मैथ सिर्फ करने के लिए नहीं है, करते समय लगना भी चाहिए भाई हाँ सुंदर है मैथ्स, कितनी प्यारी है, क्या मज़ा आ रहा है। प्लस 100 लिख रहा हूँ मैं, माइनस 100, हाँ सिंबल्स कितना अच्छा लग रहा है, एक्सप्रेशन देखने में अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। जैसे खाना होता है, खाना भी सुंदर लगना चाहिए ना, सुंदर लग रहा है हाँ अब खाने में टेस्ट आएगा, टेस्ट आए कम हो पर देखने में अच्छा लग रहा है, इसलिए टेस्ट बढ़ जाता है। फिर हमें लगता है ना, इसलिए मैथ्स फिर तुम्हारी और अच्छे से होगी जब हम सिंबल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इंटीजर्स की भी डिस्कवरी हो गई, ठीक है। एक डायरेक्शंस के लिए भी यूज़ करते हैं हम इंटीजर साइन का, कि अगर मैं इधर गया तो प्लस को प्लस बोल दिया मैंने, प्लस 10 मीटर गया, इस साइड गया तो मैंने बोला माइनस 10 मीटर चले गया मैं, ठीक है। तो डायरेक्शन को भी शो करने के लिए प्लस माइनस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस का टेम्परेचर को देख लो, 0 से ऊपर है तो प्लस का +1 डिग्री सेल्सियस, +2 डिग्री सेल्सियस, और कम है तो -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए इंटीजर्स की भी ज़रूरत पड़ी हमें, इंटीजर्स का भी हमें मतलब इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ी। अब रैशनल नंबर की बात करते हैं। घर में पिज़्ज़ा आ चुका है, 4 लोग हैं, एक ही पिज़्ज़ा है, अब क्या करेंगे? आधा, फिर आधे का भी आधा, 1/4 हिस्सा तुम चारों को मिलेगा। लेकिन अब 1/4 लिखूँ कैसे? मुझे तो सिर्फ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर के बारे में पता है। तो रैशनल नंबर इसलिए हमारे सामने आए कि अगर मुझे हाफ लिखना है, हाफ मतलब 1 पार्ट ऑफ टोटल 2 पार्ट्स, 1 ऑफ 2, ठीक है, या 1 ऑफ 4 पार्ट, 1/4, इस तरीके से आपने 7th 8th में पढ़ा होगा। तो ये जो फ्रैक्शंस लिखे हैं मैंने, ऊपर क्या एक नंबर, नीचे क्या है दूसरा नंबर। तो रैशनल नंबर भी ऐसे होते हैं जिन नंबर्स को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकूं, p न्यूमरेटर, q डिनोमिनेटर। अगर मैं किसी भी नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। समझ में आया? तो रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे?
रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं? हाँ चल रही है। पहली बात, इसमें q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0, क्योंकि 0 हो जाएगी तो हमें पता नहीं है ना। किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा आंसर, बताओ। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 को 0 से डिवाइड करूं क्या आंसर आएगा? किसी को पता है? पता ही नहीं है ना किसी को। नॉट डिफाइंड, ना पता होना ही क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है कि मैं 2 को 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा। कहने का मतलब क्या है, 0 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए, इसका मतलब ये 0 को मुझे नहीं पता। 0 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा। तो ऐसा कोई नंबर हमें पता नहीं ना कि डिवाइड करके क्या आएगा। तो 2 से 2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 0 से तो मुझे नहीं पता क्या आएगा, इसलिए मैं बोल देता हूँ नॉट डिफाइंड आंसर। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड। क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? दूसरी चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है, वो है P एंड Q आर। P और Q क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं? किस टाइप के नंबर्स हो सकते हैं? क्या वो सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकते हैं? क्या वो सिर्फ होल नंबर हो सकते हैं? क्या वो सिर्फ इंटीजर हो सकते हैं? सब हो सकते हैं ना। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में इंटीजर तो अपने आप ही आ जाएंगे ना। अगर मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ तो उसमें नेचुरल नंबर भी आ गए, दिख रहा है ना, देखो ये नेचुरल नंबर भी आ गए, और इसी में होल नंबर भी आ गए 0 से, देखो सुन में आया। तो इसीलिए मैं क्या बोलूँगा? P एंड Q आर इंटीजर्स। यहाँ पर P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। ठीक है, ये ध्यान रहेगा सबको। तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? P एंड Q आर, तुम्हारी रिवीजन चल रही है, बताओ P और Q क्या बताया था मैंने? भूल गए? बच्चों रिवाइज करते रहना डेली, ठीक है, डेली आपको रिवाइज करके आना है। मैं क्वेश्चन भी पूछ लूँगा कोई भी, हमेशा आपको रिवाइज करके आना है पिछली क्लास का। P एंड Q आर को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या होता है? व्हाट इज दिस को प्राइम? ये को प्राइम क्या होता है? को प्राइम का मतलब बताओगे मनीष? कल बताया था मैं, याद ही नहीं है तुम्हें? रिवाइज कर लो बच्चों, रिवाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, नोट्स को जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें 10th वाले बच्चों को भी पूछता हूँ ना मैं, को प्राइम क्या होता है, उनको भी नहीं पता होता। तो ऐसा ना हो। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ऐसे दो नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। फॉर एग्जांपल 3 और 4, ठीक है, और 16 और मान लो 9, ठीक है, को प्राइम है कि नहीं है? और 8 और 4 को प्राइम है कि नहीं है? हैं? नहीं नहीं है, सिद्धांत नहीं है। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, मतलब नहीं है, क्योंकि रीज़न क्या है? दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 4 और 8 का। 4 भी है, 2 भी है, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर है, इसीलिए को प्राइम नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं होता तो होते हैं को प्राइम। दो नंबर को प्राइम तभी होंगे जब कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, इसको लिख लो अपनी नोटबुक में जल्दी से। लिख लिया बच्चों?
चलो कर रहे हैं आगे। ओके डन है। व्हाट आर रैशनल नंबर, मैंने बता दिया ना रैशनल नंबर के बारे में। चलो बताओ, अब हमने जैसे कि पढ़ लिया है होल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, इंटीजर्स, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ लिया हमने। अब यहाँ बताना तुम्हें ट्रू और फॉल्स, ठीक है, क्या ये गलत है क्या ये सही है। पहला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, फॉल्स। चलो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 1 2 3, ठीक है, ये चलते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2, ऐसे चलते रहते हैं। अब यहाँ पर बोला हर नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, मतलब 1 होल नंबर हो सकता है, 2 भी 3 भी, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। सारे नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं सिद्धांत, सारे नेचुरल नंबर। क्या 1 नेचुरल नंबर है, वो होल नंबर भी है, 2 नेचुरल नंबर है, वो भी होल नंबर है, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है कि नहीं है, है ना। समझ में आया विशांक, मनीष? सारे नेचुरल नंबर, इन सारे नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं हम, 1 2 3 सारे होल नंबर तो हैं ही। चलो इसका उल्टा बात करते हैं इस क्वेश्चन की। चलो बच्चों इसका बताओ, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाँ, 0 1 2 3 डॉट 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 दिस नेचुरल नंबर, हर होल नंबर की बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं 0 से। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं, तो ये वाला सही है, ये गलत है, ठीक है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें बताओ एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर की बात करें तो -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये। और रैशनल नंबर तो जो भी पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता है, जिन भी नंबर्स को, ठीक है, जिन भी नंबर्स को मैं पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। क्या मैं हर इंटीजर को रैशनल नंबर बोल सकता हूँ? क्या मैं -3 को बोल सकता हूँ कि -3 रैशनल नंबर है? -3/1, वेरी गुड सिद्धांत, -3/1 भी लिख सकते हैं ना, ऐसे -2/1 लिख सकते हैं, -1/1 0/1 1/1 2/1 लिख सकते हैं हम सारे इंटीजर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में, इसीलिए हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होगा। समझ में आया? चलो पहले क्वेश्चन कर लेते फिर लिख लेना बच्चों आप लोग। पहले क्वेश्चन बताओ मुझे, आंसर बताओ इसके। एवरी रैशनल नंबर, जो भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है नंबर, सारे नंबर, क्या वो सारे इंटीजर होंगे? नहीं, बताओ एग्जाम्पल। -3/7 फॉर एग्जाम्पल, ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? क्या ये इंटीजर है? नहीं है, नहीं है ना इंटीजर, इसीलिए ये भी गलत हो गया। ये तो सही था ना, हाँ ये सही था। अब इसकी बात करते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इसमें एक्सप्लेनेशन भी लिख देना बच्चों। एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे? लिख देना बस, इसमें तो एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जिसको गलत प्रूव कर रहे हो ना उसमें लिखने की जरूरत है। जैसे इसमें एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे गलत प्रूव करने के लिए, कि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ऐसे रीज़न लिख देना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा होगा गिव रीज़न, क्वेश्चन लिखा होगा गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। ये भी गलत है तो इसका भी एग्जाम्पल। लेकिन 7 भी तो इंटीजर है। कहाँ पर? थर्ड। ये पर ये पूरा इंटीजर नहीं है ना। -3/7 इंटीजर है? -3/7 क्या ये एक इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है ना। इंटीजर होते हैं पूरे कंप्लीट नंबर, -1 -2 3 4 5 0 पूरे कंप्लीट होते हैं, पर ये कंप्लीट नहीं है इसीलिए इंटीजर नहीं है। तो ये भी ध्यान रखनी है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो बोलना इसमें नो, नॉट एवरी
rational number is an integer, for example -3/7 ले लो या 3/7, for example 3/7 is a rational number but not a integer, not an integer। अगर हम इंग्लिश को ध्यान में रखें, इंग्लिश ग्रामर को, तो नॉट एन इंटीजर होगा, क्योंकि इसका साउंड स्टार्ट हो रहा है आई से, इंटीजर ई से। ठीक है, इसके लिए भी एक्सप्लेनेशन लिख दी। इसके लिए देखो, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर इंटीजर होल नंबर होता है, हर इंटीजर। बहुत बढ़िया। तो इंटीजर की बात करूँ, -1, -2, -3, ये इंटीजर है मान लो, तो हर इंटीजर होल नंबर नहीं होगा ना, तो वो लिख देना नो। नो एग्जाम्पल लिख देना सीधा, -3 इज एन इंटीजर बट, हाँ, इट इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, एक ये लिख दिया आप लोगों ने। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है। हर रैशनल नंबर की बात हो रही है, हर एक रैशनल नंबर की। कोई अजीब सा रैशनल नंबर ले लो, ऐसे याद ना है ना, कन्फ्यूजन हो, कोई अजीब सा रैशनल नंबर ले लो, कोई भी 1/0, हमेशा फ्रैक्शन है 1/0 ज़्यादा ही अजीब हो गया तो नॉट डिफाइन होता है ना। 1/3 ले लो। जब भी रैशनल नंबर की बात आ रही है ना, कि हर रैशनल नंबर की बात आ रही है, जब भी हर रैशनल नंबर में तुमको एक ऐसा रैशनल नंबर ले लो जो फ्रैक्शन में लिखा हो, तुम्हें अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो 1/3 एक रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्या ये होल नंबर है? नहीं है, तो सिंपल एक ही बार में पता चल जाएगा। तो ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन खुद से लिखो आप, और इस पूरे को लिखो। अब हम पढ़ेंगे, ये तो पढ़ लिया हमने, अगला हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, इजी से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी लेवल से। मुझे रैशनल नंबर बताने हैं दो रैशनल नंबर के बीच में जिनके डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, कर चुके हो? चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। 10 बाय मान लो 20 से लेके 20/20, इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में, रैशनल नंबर तुम बता सकते? वैसे तो रुक जाओ, एक चीज़ रुक जाओ, एक मिनट बताओ। अगर दो रैशनल नंबर है मेरे पास A और B, उनके बीच का रैशनल नंबर कैसे बताओगे? तो अपॉन 1 होगा, फिर उसके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऊपर वाले को भी सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब तक डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं होंगे तब तक वो दोनों मल्टीप्लाई होते रहेंगे। ओके, चलो एक इजी मेथड बताता हूँ मैं। दो रैशनल नंबर है, अगर मान लो 1/4 और 7/4, ठीक है, इनके बीच वाला रैशनल नंबर बताना है, बिल्कुल बीचों बीच, जो बिल्कुल इनके बीच में आएगा। तो कैसे बताएंगे? इन दोनों रैशनल नंबर को ऐड कर देंगे हम, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, कितना हो गया? 8/4 डिवाइड बाय 2। 4 से काटो इसको, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ये आता है ऐसे डिवाइड करना सबको? नहीं आता? चलो देखो, इसको 2 ऐसे रहने देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रैशनल नंबर को ऐड करना है, यहाँ पर प्लस है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर क्या होते हैं? प्लस हो जाते हैं, और डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा ही रहेगा जैसा है वो। 4 ऊपर आ जाएगा 8। अब तुमने जैसे 8/4 है, 8/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऊपर नीचे पहले मैं देखूंगा कि कॉमन फैक्टर तो नहीं है क्या, कोई कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है? 4 आ रहा है ना, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। इसका मतलब 8/4 को मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ, और 2/1 को मैं 2 ही लिख सकता हूँ, सिंपल।
तो मैंने 8/4 को क्या लिख दिया 2। सर 2 का रेसिप्रोकल तो हो सकता है। इसका भी यही बताता हूँ इसका केस क्या होता है, इसके कन्फ्यूजन मैं दूर करूँगा। पहले ये समझ में आया तुम्हें, 8/4 को 2 लिख दिया और नीचे 2 था ना पहले से ही। अब ये एक और फ्रैक्शन बन गया। अब इस फ्रैक्शन को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, चलो बताओ कैसे करेंगे। 2 1 वेरी गुड, आगे 2 1 2 1/1 और 1/1 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो ये आ गया आंसर हमारा 1। ठीक है, अब जब तुम बोल रहे हो ना वो देखो, जब भी देखो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। जैसे 2 फ्रैक्शन है मेरे पास, a/b/c/d, इसको कैसे लिखेंगे किसी को पता है? सर a/b डिवाइडेड बाय c/d, मतलब डिवाइड का a/b मल्टीप्लाई बाय d/c। रेसिप्रोकल हो जाएगा। a/b, हाँ ठीक है। देखो अब देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर देखो ये दिख रहे हैं दोनों नंबर, इसको ऐसे कर दो, ऐसे पलट दो, ऐसे, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, इसका रेसिप्रोकल ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे कर दोगे तो a/b तो था ही, करो d, हाँ d/c, ठीक है। एक तो ये समझ में आ गया तुम्हें। दूसरा देखो, अगर a/c/d हुआ तो, अगर ऐसे हुआ तो तब क्या करोगे? सर सेम a मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? तो इसमें भी यही करेंगे। यहाँ पर देखो ऊपर जो है, यहाँ डिनोमिनेटर था ना, ये पूरा क्या है न्यूमरेटर, ये पूरा क्या है डिनोमिनेटर, ये पूरा है न्यूमरेटर। अगर मैं इस बड़े फ्रैक्शन की बात करूं, इस बड़े फ्रैक्शन की बात करूं तो ऊपर वाला क्या है न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या है, ठीक है। अब मैं ऊपर की बात करूं, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को देखूं, तो ऊपर वाले पार्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, ए और बी। यहां पर देखो ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं अब, ठीक है, और ये नीचे वाला पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट की बात करूं तो ऊपर वाले पार्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा? जैसे इसमें न्यूमरेटर ए है, डिनोमिनेटर बी है, तो इसमें न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा? a न्यूमरेटर और c/d डिनोमिनेटर। ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं अभी। a/1 हाँ, इसको लिख देंगे हम a/1। जब a के नीचे कुछ नहीं है, ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ ऊपर वाले पार्ट की, जब a के नीचे कुछ नहीं है तो मैं a के नीचे 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और फिर ये बड़ा, मतलब ये सेपरेट कर रहा है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये मैं a को इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा न्यूमरेटर और ये पूरा हो जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। मतलब ये है कहने का कि मैं 1 लिख सकता हूँ। अब 1 लिखने के बाद सेम वही चीज़ करो जो यहाँ वहाँ करी थी। क्या करा था? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो a/1 को मल्टीप्लाई कर दिया d/c से, तो ad/c। समझ में आया? ऐसे ही देखो, अगर a/b डिवाइड बाय c ये लिखा हो, तो यहाँ पर भी तुम यही करोगे। तुम ये मान के चलोगे कि कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब नीचे क्या है 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है। मैं डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ, देखो डिनोमिनेटर का क्या है, ये डिनोमिनेटर पूरा है इस बड़े फ्रैक्शन का, उसका भी ये वाला डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो मैं इसको भी क्या करूँगा, फिर वही पलट दूंगा, पलट दिया मैंने, तो a/b इंटू क्या होगा 1/c, तो a/bc। यही 3 टाइप के फ्रैक्शंस दिक्कत करते हैं बहुत बार, इनको बहुत ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। फ्रैक्शंस के बारे में ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसको लिख लो अपनी नोटबुक में, ये मत भूलना। जो 12 तक के बच्चे होते हैं ना, वो भी इसमें गलती कर देते हैं कभी कभी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने में, तो इसको ध्यान रखना आप लोगों को सबको। सही सही जगह देखो। अब इसको हम कर देते क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे हम
रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, तो जैसे कि 10/20 एंड 20/20, ठीक है। इन दो रैशनल नंबर के बीच में मुझे बताने हैं कि रैशनल नंबर 5 बताने वाले 5, तो 5 क्या मैं 10 बता सकता हूँ ना, या 9 बता सकता हूँ, 9 बता सकते हैं। 11/20, 12/20, 13/20, ऐसे करते करते 20/20, और इससे पहले आएगा 19/20। अच्छा नहीं, इसको हटाते, बिटवीन बताना ना, बिटवीन, इसको भी हटाना पड़ेगा, बिटवीन। बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। तो ऐसे कितने रैशनल नंबर हो जाएंगे ये? 9। कोई भी 5 चूज़ कर सकते हो, कोई भी 5 चूज़ कर सकते हो आप, जैसे कि मैं पहले पूरा लिख देता हूँ। 14/20, 15/20, 16/20, 17/20, 18/20 और 19/20। तो कोई भी 5, अगर 5 बोले ना तो तुम 10 भी निकाल सकते हो, पर लिख 5 देना, कोई भी 5। तो जैसे कि मैंने ये 5 लिख दिए, ठीक है। ये 5 आ तो इन दोनों के बीच में ही रहे ना, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर मैं पूछूं 7/11 और 20/11, इनके बीच में बताओ 7 रैशनल नंबर्स। 11 ना, इजी है, कर लोगे। तो सेम डिनोमिनेटर वाले तो इजी होते हैं बहुत, है ना। डिफरेंट डिनोमिनेटर की बात है, तो इसमें भी 2 पार्ट आते हैं, एक तो ये आता है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन, ये तो इजी था ना, अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि 10/20 और 12/20, इसके बीच में मुझे निकालने हैं, 20/5 और 12/5। हाँ, अगर मुझे 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर अगर मुझे निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगा? सर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। किसी से भी, मतलब आने ज़्यादा चाहिए, हाँ, ऐसा नहीं है 5 से ही करना है, 6 से ही करना है। तुम 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबसे कर सकते हो, बट क्यों कैलकुलेशन बढ़ानी? 5 निकालने हैं ना, तो 6 से कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। 6 से करोगे तो देखो 5 से ज़्यादा ही आएंगे। 60/120। इसको करेंगे तो कितना आ गया? 60/120, और 12/20 को करेंगे तो 72/120, ये आ गया। तो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 12/20, सॉरी 12 नहीं था, 10/20, 10/20 एंड 12/20 आर क्या क्या है? 61, 61/120, 62/120, 63/120, 64/120, 65/120 है, 67 भी 68 भी, पर कोई भी, पर 5 ही बताने। तो 5 हमने बता दिए। तो सेम डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस ऐसे करने हैं, ठीक है। अब हम अगला पार्ट करेंगे इसका डिफरेंट डिनोमिनेटर का। उससे पहले तुम लोग निकालो, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें। 1/2 एंड 3/4, नहीं 3/2 निकालो। चलो, इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में 10 निकाल दो। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, एक लास्ट क्वेश्चन और जल्दी से। 2/7 एंड 7/7, इसके निकालो 5, सिर्फ 5 निकालो लास्ट, फिर करते क्लास ओवर। और जितने क्वेश्चन हो सके ना टॉपिक 1 के कर लेना। वैसे मैंने सारा नहीं पढ़ाया अभी, तो सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। ट्राई कर लेना, करना हो, वैसे जो हो जाएंगे हो जाएंगे।